नमस्कार। कर्नाटका में आई नई सरकार, कांग्रेस सरकार, और कांग्रेस सरकार ने आते के साथ ही चेंज किया करिकुलम। किताबों में जो आरएसएस फाउंडर का एक नया चैप्टर जोड़ा था बीजेपी की सरकार ने, उसे हटा दिया गया। साथ में सावरकर पर जो चैप्टर था, उसका आरएसएस से कोई रिश्ता नहीं। सावरकर साहब कभी भी आरएसएस के मेंबर नहीं थे, उनके चैप्टर को भी हटा दिया गया। और जो रिलीजियस कन्वर्शन पे जो बिल आया था या वो जो एक्ट आया था, उसे भी रिपील करने का काम शुरू हो चुका है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ नाज़िया इलाही खान, जो कि एक लॉयर भी हैं और एक एक्टिविस्ट भी हैं। नाज़िया जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। नाज़िया जी, ये जो रिलीजियस कन्वर्शन का जो बिल है, यानी कि रिलीजियस कन्वर्शन का जो एंटी एंटी कन्वर्शन लॉ था, इसको चेंज करने की बात की जा रही है। जल्दी ही इसको चेंज कर दिया जाएगा। क्या कांग्रेस कुछ गड़बड़ कर रही है या ये लॉ ही गलत था जिसको हटाया जा रहा है? एंटी कन्वर्शन लॉ कुछ नया हमारे हिंदुस्तानियों के सामने नहीं आया है। इवन मैं कहूंगी कि निहायत ही खूबसूरत और बहुत बैलेंस्ड, और जो हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में लव जिहाद और जबरदस्ती का जो कन्वर्शन कराना, या हिंदू लड़की से शादी करने के बाद उसका कन्वर्शन करा देना, या हमारी कम्युनिटी के जो डॉक्टर जाकिर नायक बड़ा सा एक टेंट करोड़ों रुपए का खर्च कर करके बनाते हैं और उसके बाद फिर उसमें वो कन्वर्शन कराते हैं। तो ऐसी चीजों को पाबंदियां लगाने के लिए बहुत खूबसूरत एक बिल आया था एंटी कन्वर्शन का, और इसमें सजाएं भी थी। मतलब माइनर को अगर आप करते हैं तो उसमें 10 साल की सजा थी, अगर आप समझदार आदमी को कन्विंस करके करते हैं तो 3 साल की सजा थी, 25,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी था। अब लेकिन रोहित भाई, हम लोगों को ना थोड़ा इतिहास के पन्नों में जाना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं समय लूंगी, क्योंकि हमारे नेहरू चाचा ने कैसे हिंदुस्तानी हिंदुओं को मामू बनाया है, वो भी जानना बहुत जरूरी पड़ेगा। एक्चुअली में उनको नेहरू चाचा नहीं होना चाहिए था, उनको मामू होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने बहुत हिंदुस्तान के हिंदुओं को मामू बनाने का बहुत कोशिश भी किया, और उनकी जो आल औलाद है वो अभी भी कोशिश कर रही है। एंटी कन्वर्शन लॉ को हम लोगों को अभी जब सामने आ रहा है ना, तो लोग सोच रहे हैं कि अरे ये नई चीज है क्या? नहीं, 1930 में जब हिंदुस्तान आजाद भी नहीं हुआ था, तब से इस बात को उठाया गया था। क्योंकि तब क्या होता था कि ब्रिटिश जो है ना, कुछ कुछ क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देते थे। इस चीज को लेकर के बात उठी थी और ये काम करने की कोशिश की गई थी, और काफी हद तक सक्सेसफुल भी हुआ था। उसके बाद पटना फ्रीडम ऑफ रिलीजन को लेकर के एक्ट ऑफ 1942 हुआ। उसके बाद अब आप सोचिए कि 1954 में ये जो बिल है ना, ये लोकसभा के बेंच में गया। 1954 में लोकसभा के बेंच पर गया और वहां पर भी इस बिल को रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये इतिहास पूरा आ रहा है कि ये जो गांधी परिवार है, ये जो राहुल गांधी जिस नुत्फे से आ रहे हैं, ये इन्होंने हमेशा टेररिज्म को सपोर्ट किया है, इन्होंने हमेशा टेररिज्म माइंडेड लोगों को सपोर्ट किया है। आज इस चीज का खुलासा होना रोहित जी बहुत जरूरी है कि आखिर क्यों पहले अजमल कसब और याकूब मेमन जैसे लोग हमारे देश के लिए हार्मफुल होते थे, और फिर भी वो आइडेंटिटी कार्ड लेकर के रहते थे, और अजमल कसब आसानी से महाराष्ट्र के समुद्र से यहाँ पर चला आता था। देखिए, नेशनल एंटी कन्वर्शन लॉ जो था ना, वो बहुत सारी दुर्नीतियों को और बहुत सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज को रोक सकता था, लेकिन इनको ये बात खत्म नहीं हुई, इनको ये बात बहुत बुरी लगी। और कांग्रेस की सरकार का हमेशा से एक वन साइडेड सिंगल हैंडेड एजेंडा होता है कि कैसे भी करके हमें मुसलमानों को डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से लेकर के खेलना है, मुसलमानों को उकसाना है, मुसलमानों को ये दिखाना है कि देखो हम तुम्हारे बहुत बड़े शुभचिंतक हैं। ये आज से नहीं आ रहा है, ये नेहरू मामू के जमाने से आ रहा है, ये बहुत पुराना तरीका है। सोचिए 1977 में ये मैटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी चैलेंज किया गया था इस मैटर को। उसके बाद हमने 2015 तक इस मैटर को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने अनाउंस किया था, फेडरल गवर्नमेंट, लेकिन एस्टैब्लिश नहीं हो पाया था। 2000 में सोचिए 1930 का इतिहास से लेकर के 2015 तक में आ गई। तो ये जो चीज है, ये मुझे लगता है कि एंटी कन्वर्शन लॉ जो है, ये सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में लागू होना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे जो अवेयरनेस पे काम करते हैं,
जो बहुत लिबरल माइंडेड होते हैं, जो ये सोचते हैं कि हर एक धर्म की अपनी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन और रिस्पेक्ट और आस्था होती है, तो ऐसे ऐसे लोगों के लिए ये बहुत खूबसूरत बिल था। पर आप हमेशा हँसी हम लोगों को पता है कि कांग्रेस ने बहुत बहुत ज़्यादा प्रोवोकेशन और बहुत ज़्यादा उत्साह दे करके रखा था टेररिज्म माइंडेड को। देखिए रोहित जी, मैं बाद हो जा रही हूँ एक चीज़ बताने के लिए। राम भगवान के बारे में मैंने बहुत सुना है और शिव भगवान के बारे में भी मैंने सुना है। राम भगवान हमेशा कहते थे कि कैसे दायरे में रहते हैं। वो हमेशा ये कहते थे कि अपनी गलतियां हम कैसे सुधारते हैं, हम कैसे शांत हो सकते हैं, हम कैसे सब कुछ को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन शिव भगवान बहुत खूबसूरत बात कहते थे, कैसे दायरे में रखना चाहिए, कैसे लोगों को सुधारना चाहिए, कैसे लोगों के दिमाग को सही करना चाहिए। तो दोनों की बातें बहुत खूबसूरत है, भगवान राम की भी और भगवान शिव की भी, दोनों की बातें बहुत खूबसूरत है। और अब जो है ना, अब सिनेरियो कुछ ऐसा आ गया है कि भगवान राम की बात से हमें पूरे कंट्री को बहुत बैलेंस लेकर के और बहुत खूबसूरत तरीके से चलाना है, जो मोदी जी चला रहे हैं। पर कुछ इंटेलेक्चुअल लोग हैं, कुछ बड़े एडवोकेट्स हैं, जो वाकई में इस अखंड भारत और राष्ट्र को बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। उन लोगों को शिव भगवान को फॉलो करना चाहिए और ऐसे-ऐसे देशद्रोही लोग जो बैठे हैं यहाँ के बड़े-बड़े चेयरों पर, उनका पर्दाफाश करना चाहिए। सो नाउ के हम लोग बहुत अच्छे से समझ गए। अभी देखिए 2006 में अल्जीरिया ने एंटी कन्वर्शन लॉ को एक्सेप्ट किया था, क्योंकि वहां पर इस तरीके के बहुत सारे वारदात सामने आ रहे थे। भूटान गवर्नमेंट ने 2011 में किया था, एंड वी कैन रीड इन आर्टिकल 463A कि किस हिसाब से भूटान गवर्नमेंट ने इस पूरे एंटी कन्वर्शन लॉ को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया है। इवन उन लोगों ने बहुत बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट भी दिया था पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने, अपने अपने हाउस में, हर जगह उन्होंने दिया था कि बुद्धिज्म के जो रिचुअल्स हैं और उनके जो सेंटिमेंटल जो इमोशंस हैं उसको हर्ट करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से हम लोगों को ये एंटी कन्वर्शन लॉ को लागू करना पड़ेगा। और वहाँ की सरकार ने बहुत खूबसूरत तरीके से और बहुत खुशी-खुशी किया था। तो देखिए यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान में हम तो झेल ही रहे हैं, हम तो परेशान हो ही रहे हैं। अब बात ऐसी आ गई है ना कि अब समझदारी से इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है, ये है कुत्ते की दुम, 10 जन्म भी गाड़ दी जाएगी ना, तो ये सुधरेंगे नहीं। और नेहरू साहब तो बेचारे चाचा के नाम से फेमस हुए, पर हिंदुओं को उन्होंने मामू बना करके वो तो सरक लिए। अब उनका पुष्ट दर पुष्ट है, वही काम कर रहा है। मैं कहना चाहती हूँ कि 2021 में जब बीजेपी की सरकार थी कर्नाटका में, तब ये चीज कर्नाटका में जो बीजेपी की गवर्नमेंट बनी हुई थी, तो जब ये चीज लाया गया था, तो अचानक से सरकार आते के साथ ही ऐसा क्या चुल मच गया और ऐसी क्या खुजली हो गई, जो किसी इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट, एडुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन चीजों पर कोई भी चर्चा ना करते हुए डायरेक्ट एंटी कन्वर्शन लॉ पर ही चले आए ये लोग। क्योंकि देखिए एंटी कन्वर्शन लॉ में ना बहुत बहुत पॉइंट आउट चीजें बताई गई हैं कि जो लोग फोर्सफुली, जो लोग प्यार मोहब्बत से कन्विंस करके, जो लोग झूठ झाट बोल करके, जो लोग डरा धमका करके कन्वर्ट करते हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और उनको 3 से 10 साल की सजा हो सकती है, होगी, और 25 से लेकर के 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। और सबसे खूबसूरत चीज ये थी कि इसमें कोई इंसानियत वाला सप्लीमेंट्री पिटीशन एक्सेप्ट नहीं होना था। वो जो ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे जो सप्लीमेंट्री पिटीशन जो सबमिट होते हैं, ये चीज सबमिट नहीं होना था। तो आज हम लोगों ने कितने इंसिडेंट्स तो अभी इस महीने में देख लिए हैं। गंगा जमुना एजुकेशन स्कूल हमने देख लिया, उसके बाद फिर दिल्ली में जो गेमिंग ऐप के जरिए जो कन्वर्शन करा रहा था वो देख लिया, हर रोज लव जिहाद का मैटर हम लोग देखते हैं। उसके बाद जाकिर नायक जी जो ताबू बना करके सबको कन्वर्ट कराते हैं, वो चीज हम देखते हैं। तो ऐसी चीजों पर बहुत बहुत बंदिशें लानी और एक सख्त कानून बनाना जरूरी है। लेकिन होप है, मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर को अगर फिर से उठाया जाए और फिर से लेकर के आया जाए, तो सिर्फ कर्नाटका क्यों, पूरे हिंदुस्तान में एंटी कन्वर्शन लॉ को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम लोग उसको सामने ला सकते हैं। राइट मैम। मैम एक चीज और कि ये वीर सावरकर का चैप्टर हटाया गया, हेडगेवार साहब का चैप्टर हटाया गया, मैं मान सकता हूँ। तो वो आरएसएस के फाउंडर थे, वो सबकी आइडियोलॉजी से मैच नहीं करते। वीर सावरकर तो किसी भी उसके लिए, उन्होंने जो कुछ किया
वो कंट्री के लिए किया, ये बात सब मानते हैं कि भाई उनका जो स्ट्रगल था वो अंग्रेजों के खिलाफ था। तो क्या ये पार्टी कहीं एक ऐसे लेवल पे तो नहीं जा चुकी है जहां पर वो कंट्री के लिए फेवर में काम करने वाले आदमी का ही चैप्टर, क्योंकि बचपन में हमने भी अपनी किताबों में वीर सावरकर का पढ़ा था, उस समय तक बीजेपी का नामो निशान कहीं नहीं था। बीजेपी नई पार्टी थी, स्टार्ट हुए अभी 5-6 साल ही हुए थे, उस समय हम वीर सावरकर पढ़ते थे। आज वीर सावरकर से ऐसी क्या दुश्मनी हो गई कि चैप्टर हटाया जा रहा है? देखिए, हमने राजा राम मोहन रॉय के बुक के बारे में पढ़ा, हमने वीर सावरकर जी के बारे में पढ़ा, हमने बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ा है। लेकिन देखिए, ये कांग्रेस के जो जितने भी चुन्नू मुन्नू और पप्पू डप्पू जो बैठे हुए हैं ना, इनको इनको इससे पूछिएगा ना कि जब तुम मुगल का हिस्ट्री से हटाओ सब्जेक्ट से, कि शाहजहां ने कितनी बीवियां रखी थी, वो कितनी बीवियों को एक साथ बेड पर लेकर जाया करता था, और मुगल पीरियड में कितना हिंदुओं पर अत्याचार हुआ था, मुगल पीरियड ने कितने मंदिरों को तोड़ा था और वहां पर अपना ताबू बना बना करके नाच गाना और मुजरा करवाया करता था। इन सब चीजों को तुम हटाओ हिस्ट्री से, क्योंकि हिस्ट्री में तो प्यार मोहब्बत और अट्रैक्शन और लव और अफेयर की बहुत ज्यादा बातें हैं जो मुगल पीरियड में सबसे ज्यादा हुआ करती थी। कोठा मुजरा ये कहाँ होता था? ये तो मुगल पीरियड में ही होता था। ये 365 बीवियां कौन रखता था? नवाब वाजिद अली शाह ही तो रखता था। तो आज जो हमारे हिंदू और मुसलमान के बच्चे और सिख और ईसाई के बच्चे जो नवाब वाजिद अली शाह का को इतिहास में पढ़ते हैं, उनसे वो क्या सीखते हैं? क्या क्या फायदा क्या होता है उसके बारे में सीख करके कि वो 365 बीवियां रखता था? या शाहजहां के बारे में सीख करके क्या होता है? हम स्टूडेंट्स को, बच्चों को क्या होता है? शाहजहां ने जितनी भी मुमताज की बहनें थी सबसे शादी किया था। रियलिटी यही है। कोई शाहजहां मुमताज कोई उसकी पहली और इकलौती बीवी नहीं थी जिसके लिए उसने ताजमहल बना दिया था। मुमताज की जो छोटी बहन थी और शाहजहां ने उससे भी शादी किया था। तो ऐसे ठरकी लोगों के बारे में जो जो बताया जाता है, जो पढ़ाया जाता है बच्चों को, तो यही रीजन है ना कि आज रेप इतना ज्यादा हो रहा है, आज मोलेस्टेशन इतना ज्यादा हो रहा है, आज मीडिया इतनी फास्ट और फास्ट हो चुकी है, आज लोग स्मार्ट हो चुके हैं, आज लोगों के हाथ में स्मार्ट कैमराज है, इसलिए चीजें हम लोगों को हर एक दुर्नीतियां, हर एक इंसिडेंट और एक्सीडेंट हम लोगों को तुरंत इंस्टेंट समझ में आ जाता है। पर लाखों करोड़ों ऐसी ऐसी घटनाएं हैं जो हमारी नजरों से कभी नहीं गुजरा था। हमें तो बिल्कुल नहीं पता था कि 1992 में अजमेर शरीफ के अंदर मोलेस्टेशन और बलात्कार का कार्यक्रम और एपिसोड चल रहा था, न्यूड पिक्चर्स और न्यूड फोटोग्राफीज हो रही थी। पर हमें अब पता चला ना, आज आज जब हम पढ़ सकते हैं, मैच्योर हुए हैं, तो चीजों को हम घीट करके इतिहास के पन्नों को उठा रहे हैं कि वो मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया था और 2017 तक चला था। तो ये सब आप सोचिए कि आखिर ये लोग मुगल पीरियड को क्यों नहीं हिस्ट्री से हटाते हैं, क्यों नहीं बच्चों से दूर करते हैं, क्योंकि बच्चों का तो दिमाग खराब होता है। और वीर सावरकर जैसे इंसान और ऐसे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में चैप्टर से हटा करके, स्कूल के बच्चों के इतिहास की बुक से हटा करके ये बच्चों को किस तरफ घसीटना चाह रहे हैं और बच्चों को और कितना कितना गलत मतलब पाथ और रोड देना चाह रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की वहां पर सरकार आई है, कांग्रेस को सोचना चाहिए था कि चलो ठीक है, आपने आरएसएस की बात को हटाई है, मैं भी अग्री करती हूँ कि चलो ठीक है, आपने जो भी किया है वो आपकी सरकार बनी है, आप कर सकते हैं। पर क्यों क्यों आपने मुगल पीरियड के चैप्टर को नहीं हटाया है? क्यों आपने शाहजहां की स्टोरी को क्यों नहीं हटाया है? क्यों आपने तैमूर की स्टोरी को नहीं हटाया है? क्यों आपने अकबर और बाबर और बीरबल की स्टोरी को क्यों नहीं हटाया है? ये भी तो हटाना चाहिए। देखिए, अभी मुझसे रहा नहीं जा रहा है, आरएसएस की चीजों को अगर बच्चे पढ़ेंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे, बहुत पंक्चुअल हो जाएंगे। उनके उठने बैठने खाने पीने और बातचीत करने के तरीके से ले करके उनकी तहजीब और तमीज में भी चेंजेस आ जाएगा। और ह्यूमन नेचर जो है ना, हेल्पफुल नेचर, वो सबसे ज्यादा आ जाएगा। आज तक हमने आरएसएस को कभी मारते मारते या गाली देने या 10 शादियां करते हुए हमने नहीं देखी है। हमने आरएसएस को हमेशा सोशल वर्क करते हुए देखा है और आम जनता के लिए करते हुए देखा है। आरएसएस कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। आज हमारे पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन बहुत तेजी से काम कर रहा है, बहुत तेजी से, लेकिन एंटी नेशनल काम कर रहा है, नेशनल सिक्योरिटी को हैम्पर करने का काम कर रहा है। इस मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में कांग्रेस क्यों नहीं आवाज उठाती है?
आज मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा ईद का नमाज ऑर्गेनाइज करता है और हिंदू ब्राह्मण महिला को बुला करके यहाँ पर प्रोवोकेटिव स्पीच दिलाता है वेस्ट बंगाल में, तब कांग्रेस क्यों नहीं आवाज उठाती है? आज एनआईए और एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी इतने सारे मुसलमानों को मिलिटेंट को अरेस्ट किया जाता है, तब उस पर कांग्रेस क्यों नहीं आवाज उठाती है? भैया अगर आप मुसलमान हैं और पाकिस्तान से रिलेटेड है तो आप कह दीजिए ना, आप तो डायरेक्ट कह सकते हैं। इस तरीके से जवाहरलाल नेहरू के जमाने से लेकर के अब तक आप जनता को मामू क्यों बना रहे हैं? या मामू बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए हम लोगों को और स्टूडेंट्स को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करना चाहिए कि हम ये ठरकी मुगलों की चीजों को हम इतिहास में नहीं पढ़ना चाहते हैं, जो 365 बीवियां रखते थे और मुजरा देखते थे। हमें वीर सावरकर जैसे फ्रीडम फाइटर जैसे, हमें बिनोय बादल दिनेश जैसे, हमें ऐसे लोगों के बारे में पढ़ना है जिन्होंने वाकई में हिंदुस्तान के लिए अपने लहू को बहाया है, जिन्होंने वाकई में हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ किया है, अपनी जान को जान नहीं समझा है। ऐसे लोगों के बारे में पढ़ने से राष्ट्र का भला होगा, हमारे संविधान का भला होगा, हमारी भारत माता का भला होगा। राइट। थैंक्स अलॉट नाजिया जी फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा डिस्कशन था और उम्मीद है जल्दी ये डिस्कशन आपके साथ और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू।